अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्नल डेविड का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। वो जख्मी चीते की तरह कमरे में टहल रहा था, बार बार अपनी मुट्ठियां भींचता और फिर खोल देता। उसके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे वो अपना सर दीवार से दे मारेगा। अभी अभी उसे पुल के तबाह होने की खबर मिली थी और फिर फौरन बाद ही वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर उसे बुरी तरह झाड़ दिया था कि अब उसका महकमा निकम्मा होता जा रहा है। इससे पहले डैम की तबाही और इसके बाद इस अजीम पुल की तबाही ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी थी। ये इतनी कारी ज़रबात थी कि पूरे मुल्क में खुलबली सी मच गई थी। डैम की तबाही के बाद कर्नल डेविड वज़ीर आज़म को मुजरिमों की आमद के मुतालिक बता चुका था और साथ ही उसने ये वादा भी किया था कि वो जल्द अज जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगा। मगर अब पुल की तबाही ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अगर ये मुजरिम इसी तरह आजाद रहे तो उन्होंने तो पूरे मुल्क को तबाह कर देना है। आखिर ये GP5 क्या कर रही है? क्या ये निकम्मों की टोली बन गई है? वज़ीर आज़म का सख्त गुस्से के आलम में ये फिक्रा अभी तक कर्नल डेविड के कानों में गूंज रहा था। इधर ट्रेन एक खौफनाक हादसे से बच गई थी, जबकि वो बगैर ड्राइवर के स्टेशन से बाहर खुद ब खुद रुकती गई थी। कर्नल डेविड को इसकी रिपोर्ट भी मिल चुकी थी। चंद लम्हे टहलने के बाद कर्नल डेविड किसी ख्याल के तहत तेजी से मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की तरफ चपटा, मगर इससे पहले कि वो रिसीवर उठाता, टेलीफोन की घंटी तेजी से बज उठी। कर्नल डेविड ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड स्पीकिंग, उसने हत्तिल बसा अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, क्योंकि फोन किसी अहम शख्सियत का ही हो सकता था। बॉस, GP5 सेकेंड लाइन स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक मौदवाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है? कर्नल गुस्से से दाड़ा। जनाब, 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या कहा? 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है? कैसे? रिपोर्ट दो, कर्नल ने चौंक कर पूछा। जनाब, तीनों मुजरिमों ने जिन्होंने ट्रेन में GP5 के दस्ते को कत्ल कर दिया था, ट्रेन से उतरकर राबू कस्बे का रुख किया। मरने से पहले एक सिपाही ने हमें कॉल कर दिया था, चुनाचा हमारे आदमी जगह जगह फैल गए। तीनों मुजरिमों ने राबू कस्बे से एक कार चुराई। इत्तेफाक से मालिक जाग रहा था। उसने कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी तो उसने खिड़की से झांक कर देखा और फिर उसने हमें टेलीफोन कर दिया। अपनी कार का नंबर बताने के साथ उसने मुजरिमों के मुतालिक भी बता दिया कि इनमें 2 मर्द और 1 औरत है। उसके बताए हुए गुलिये के मुताबिक वो तीनों मुजरिम वही थे जिनकी हमें तलाश थी। चुनाचा तमाम गश्ती कारों को अलर्ट कर दिया गया। फिर एक कार ने उन्हें चेक कर लिया, मगर चूंकि मुजरिम बेहद सफाक और चालाक थे, इसलिए कार में सवार सिपाहियों ने उन्हें जाने दिया और फिर उनके मुतालिक तमाम तफसीलात वायरलेस पर नशर कर दी गईं। चुनाचा एक जगह हाईवे पर उन्हें रोकने का बंदोबस्त किया गया, मगर वो लोग गिरा तोड़कर निकल गए। लेकिन जल्द ही उनकी कार का टायर बस्ट करके उन्हें पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए जवाब दिया गया। अच्छा, अब वो मुजरिम कहाँ हैं? कर्नल डेविड ने इस बार नर्म लहजे में कहा, क्योंकि 3 मुजरिमों की गिरफ्तारी की खबर खासी खुशगवार थी। आपकी हिदायत के मुताबिक इन्हें तिल अबीब लाया जा रहा है, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ठीक है, इन्हें हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए और सुनो, हर कीमत पर उनकी हिफाजत की जाए। मैं इस बार इन्हें खोना नहीं चाहता, वरना सबको गोली मार दूंगा, कर्नल डेविड ने सर्द लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, इस बार वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकते। सुबह के करीब हेडक्वार्टर पहुंचा दिए जाएंगे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। मैं इनका इंतजार कर रहा हूं।
कर्नल डेविड ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। फिर उसकी उंगलियां तेजी से नंबर घुमाने में मसरूफ हो गईं। चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। यस, PA2 प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी। कर्नल डेविड स्पीकिंग। प्राइम मिनिस्टर से बात करवाओ। कर्नल डेविड ने बावकार लहजे में कहा। यस सर, 1 मिनट होल्ड फरमाइए। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम मुदबाना हो गया और फिर एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और कर्नल डेविड समझ गया कि प्राइम मिनिस्टर से राब्ता कायम हो चुका है। हेलो कर्नल डेविड, अब क्या बात है? वज़ीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा। जनाब, मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि 3 मुजरिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कर्नल डेविड ने कदरे मुदबाना लहजे में कहा। ओह, इतनी जल्दी? वेरी गुड। वज़ीर आज़म के लहजे में नरमी आ गई थी। यस सर, GP5 के हाथों मुजरिम ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। कर्नल डेविड ने बड़े फख्र से जवाब देते हुए कहा। क्या ये वही मुजरिम हैं जिन्होंने पुल तबाह किया है? वज़ीर आज़म ने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं जनाब, दरअसल 5 मुजरिमों का गिरोह है, जिनमें से 2 अलग काम कर रहे हैं और 3 अलग। ये 3 वो मुजरिम हैं जिन्होंने कई फौजियों को हलाक कर दिया था और ट्रेन तबाह करना चाहते थे, मगर खुशकिस्मती से ट्रेन बच गई। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि पुल तबाह करने वाले मुजरिम अभी आजाद हैं। वज़ीर आज़म के लहजे में एक बार फिर सख्ती उमड़ आई। जनाब, वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इन 3 की गिरफ्तारी के बाद उनका बचना नामुमकिन है। कर्नल डेविड ने जवाब दिया। ओके, बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम्हारे महकमे ने कुछ काम किया। मैं जल्द अज जल्द इन मुजरिमों के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा। बेहतर जनाब, कर्नल डेविड ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था। रिसीवर रखकर कर्नल डेविड ने इंटरकॉम पर हेडक्वार्टर में मुजरिमों की आमद और उन्हें ब्लू रूम में कैद करने का हुक्म दिया और फिर वो बेजान अंदाज से कुर्सी पर ढेर हो गया। मुजरिमों ने इस कदर तेजी से जो तबाही फैलाई थी, उसके तस्वुर से ही कर्नल डेविड हैरान था और उसने फैसला कर लिया था कि वो इन मुजरिमों को ऐसी इबरतनाक सजा देगा कि उनकी रूहें भी सदियों तक बिलबिलाती रहेंगी। वो खुफिया अड्डे से निकलकर जैसे ही शहर में आया, उसने पुल की होलनाक तबाही के मुतालिक तफसील से सब कुछ सुन लिया। ये तबाही इस कदर शदीद थी कि पूरे शहर पर एक मायूसी सी फैली हुई थी और हर तरफ चहमगोइयां सी हो रही थीं कि इस पुल की तबाही से मुल्क को अजीम और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि नया पुल तैयार होने तक मशरकी और मगरबी इसराइल के दरमियान राब्ता खत्म हो चुका था। इस तरह मईशत को जो दचका पहुंचेगा वो इस कदर शदीद होगा कि जिसकी तलाफी सालों तक मुमकिन नहीं होगी। वो कुछ सोचता हुआ पुल की तरफ बढ़ गया, जहां कदम कदम पर मुसल्लह फौजी मौजूद थे, मगर चूंकि वहां जाने वाले अफराद सैकड़ों की तादाद में थे, इसलिए मुसल्लह फौजी बेबस थे। रुक ने जब खुद अपनी आंखों से जाकर वो तबाही देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा पुल तबाह हो चुका था और सैकड़ों मुसल्लह सिपाही हलाक हो चुके थे। अभी ये शुक्र था कि ट्रेन पुल क्रॉस कर चुकी थी, वरना शायद ये तबाही और भी ज्यादा होलनाक हो जाती। रुक को अच्छी तरह मालूम था कि 350 मेगा सुपर पावर का डायनामाइट और वायरलेस मशीन प्रिंस और उसका साथी लेकर गया था, और रुक ये भी जानता था कि इतनी ताकतवर डायनामाइट से ही इतना बड़ा पुल तबाह किया जा सकता है, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अकेले प्रिंस ने अपने साथी के साथ मिलकर इतना बड़ा पुल तबाह कर दिया है। मगर तबाही उसकी आंखों के सामने थी, इसलिए यकीन करना पड़ता था। उसके जहन में खोखली सी मच गई थी। इतनी बड़ी तबाही ने उसके जहन पर शदीद असर किया था और वो सोच रहा था कि ऐसे खौफनाक मुजरिमों को मजीद आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो पूरे मुल्क को तबाह कर देंगे।
मगर चूंकि वो खुद मुजरिम था, इसलिए वो सोच रहा था कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के साथ साथ वो और उसका गिरोह बॉस समेत GP5 के चंगुल में आ जाएगा और जाहिर है कि फिर बरकी कुर्सी उसका नसीब बनेगी। मगर कुल की तबाही के सामने उसे अपने जराइम बच्चों का खेल महसूस हो रहे थे और फिर उसने फैसला कर लिया कि GP5 ने अगर उन्हें माफी दे दी तो इन खतरनाक मुजरिमों को GP5 के हवाले कर देगा। चुनांचे ये फैसला करते ही वो एक मुसल्ला फौजी की तरफ बढ़ गया। मैं GP5 के किसी बड़े अफसर से मिलना चाहता हूँ, रुक ने फौजी से मुखातिब होकर कहा। क्यों? फौजी ने चौंक कर पूछा। मैं मुजरिमों के बारे में एक इंकशाफ करना चाहता हूँ, मगर किसी बड़े अफसर के सामने, रुक ने मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओ, मेरे साथ आओ, मेजर रॉनसन यहाँ का इंचार्ज है, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। और फिर रुक उसके साथ चलता हुआ दूर मौजूद एक कैबिन की तरफ बढ़ता चला गया। कैबिन में मेजर रॉनसन कुर्सी पर सर पकड़े बैठा हुआ था। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखें बेजान सी हो रही थीं। सर, ये शख्स मुजरिमों के बारे में कोई इंकशाफ करना चाहता है, फौजी ने कैबिन के अंदर दाखिल होकर कहा। क्या कहा? मुजरिमों के बारे में इंकशाफ? मेजर रॉनसन उछलकर सीधा हो गया। जी हाँ जनाब, मैं जानता हूं कि पुल तबाह करने वाले मुजरिम कौन हैं और इस वक्त कहाँ हैं, रुक ने कहा। क्या तुम सही कह रहे हो? मेजर रॉनसन उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद जोश के आसार फैल गए। मगर जनाब, इसके लिए मेरी एक शर्त होगी, रुक ने जवाब दिया। शर्त? कैसी शर्त? मेजर रॉनसन ने चौंक कर पूछा। जनाब, मैं खुद एक मुजरिम हूँ, मैं इस शर्त पर मुजरिमों के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि मुझे माफी दे दी जाए, रुक ने शर्त बताते हुए कहा। तुम माफी की बात कर रहे हो? अगर तुमने इन भयानक मुजरिमों का सुराग बता दिया तो तुम मुजरिम नहीं कौमी हीरो बन जाओगे, मेजर रॉनसन ने तेज लहजे में कहा। जनाब, मैं पहले इस बात की जमानत चाहता हूँ, रुक ने ठोस लहजे में कहा। ओ ठहरो, मैं तुम्हारी बात GP5 के सरबराह कर्नल डेविड से करा देता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा, मेजर रॉनसन ने तजवीज पेश करते हुए कहा। जी हाँ, उन पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, रुक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मेजर रॉनसन ने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और फिर इस पर हेडक्वार्टर की मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करके उसने बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। कर्नल डेविड स्पीकिंग, ओवर। मेजर रॉनसन स्पीकिंग बॉस, हमारे पास एक आदमी पहुंचा है जो मुजरिमों का सुराग बता सकता है, मगर चूंकि वो खुद मुजरिम है इसलिए अपने तहफ्फुज़ की जमानत चाहता है, इसलिए मैंने ये पेशकश की है कि वो आपसे बात कर ले, ओवर। मेजर रॉनसन ने तेज तेज लहजे में कहा। ओ, हम उसे हर किस्म का तहफ्फुज़ देने के लिए तैयार हैं, मेरी इससे बात करवाओ, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की जोश भरी आवाज सुनाई दी। तुम खुद बात कर लो मिस्टर, मेजर रॉनसन ने रुक से मुखातिब होकर कहा। सर, मैं रुक बोल रहा हूँ, ओवर। रुक ने आगे बढ़कर मुअद्दबाना लहजे में कहा। मिस्टर रुक, क्या पुल को तबाह करने वाले मुजरिमों के मुतालिक तुम्हें वाकई इल्म है, ओवर। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी। यस सर, न सिर्फ इल्म है बल्कि ये भी मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मैं एक छोटा सा मुजरिम हूँ, लेकिन मुल्क की इस कदर भयानक तबाही देखकर मेरा ज़मीर जाग उठा है, इसलिए मैं ये इकदाम कर रहा हूँ। मगर मैं नहीं चाहता कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, ओवर। रुक ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मिस्टर रुक, मैं बहैसियत सरबरा GP5 तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं ये भी ऑफर करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो GP5 के खुफिया शोबे रेड 5 में शामिल हो जाओ, तुम्हारा नाम हरगिज़ सामने नहीं आएगा, ओवर।
कर्नल डेविड ने उसे तसल्ली देते हुए जवाब दिया। ठीक है जनाब, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। ओवर, रुक ने खुश होते हुए कहा। मेजर जॉनसन, ओवर। इस बार कर्नल डेविड मेजर जॉनसन से मुखातिब हुआ। यस सर, ओवर। मेजर जॉनसन ने ट्रांसमीटर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। तुमने हर कीमत पर इन मुजरिमों को जिंदा गिरफ्तार करना है। इनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए हेडक्वार्टर ले आओ और देखो, तमाम ऑपरेशन इंतहाई होशियारी से होना चाहिए। मैं मुजरिमों का सुराग नहीं खोना चाहता। ओवर। कर्नल डेविड ने उसे हिदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, मुजरिम इस बार मेरे हाथों से नहीं निकल सकेंगे। ओवर, मेजर जॉनसन ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, और मेजर जॉनसन ने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। हाँ तो मिस्टर ओक, मेजर जॉनसन ने रुक कर मुड़ते हुए कहा। जनाब, मुजरिम तादाद में 2 हैं और वो इस वक्त हमारे खुफिया अड्डे पर मौजूद हैं। आप ऐसा करें कि कम से कम 10 सिपाहियों को लेकर मेरे साथ चलें। वो यकीनन इस वक्त सोए हुए होंगे, हम उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे। रुक ने कहा। ठीक है, मेजर जॉनसन ने कहा और फिर उसने एक सिपाही को बुलाकर उसे रॉजर को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद रॉजर भी वहां पहुंच गया। रॉजर, मुजरिमों का सुराग मिल गया है। 10 इंतहाई होशियार और मुसल्लह अफराद अपने हमरा ले लो। मेजर जॉनसन ने उसे मुखातिब होकर कहा। ओह वेरी गुड, मैं भी इंतजाम करता हूँ, रॉजर ने चहकते हुए कहा और फिर वो तेजी से चलता हुआ कैबिन से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कैबिन में आया। बाहर 2 जीपें 10 मुसल्लह अफराद से लदी हुई मौजूद हैं। रॉजर ने कहा। ओके, आओ मिस्टर ओक, मेजर जॉनसन ने रुक का हाथ पकड़ते हुए कहा और फिर रुक और रॉजर समेत वो कैबिन से निकलकर बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद ये काफिला 13वीं गली के सिरे पर पहुंच गया। रुक के कहने पर वो सब उतर कर पैदल आगे बढ़े। रुक आगे आगे था, इसके पीछे मेजर जॉनसन और रॉजर थे और इनके बाद 10 मुसल्लह सिपाही थे जिनके पास स्टेन गन्नें थीं। अड्डे का कोई खुफिया रास्ता तो नहीं? मेजर ने रुक से पूछा। है तो सही, मगर इन मुजरिमों को मालूम नहीं, रुक ने जवाब दिया और फिर वो अड्डे के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसने हाथ उठाकर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे में जानी की शक्ल नजर आई। जानी, बाहर आओ। रुक ने जानी का बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा और जानी खामोशी से बाहर आ गया। मगर बाहर मुसल्लह सिपाहियों को देखकर वो बुरी तरह चौंका। खबरदार, आवाज ना निकालना, वरना यहीं ढेर कर दूंगा। मेजर जॉनसन ने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर का रुख जानी की तरफ करते हुए कहा और फिर उसके इशारे पर 2 सिपाही जानी को लेकर वापस जीप की तरफ चले गए। मेरे पीछे चले आइए, मगर एहतियात से, रुक ने मेजर जॉनसन से कहा और फिर वो दरवाजे में दाखिल हो गया। मेजर जॉनसन और रॉजर उसके पीछे थे। दबे कदमों चलते हुए वो अड्डे के हॉल में पहुंच गए। अड्डे की एक तरफ सीढ़ियां जा रही थीं। रुक ने इशारा किया और फिर वो सीढ़ियां चढ़ता चला गया। मेजर और रॉजर उसके पीछे थे, जबकि उनकी पैरवी सिपाही कर रहे थे। वो सब इतनी एहतियात से चल रहे थे कि उनके कदमों से जरा सी भी आवाज पैदा नहीं हो रही थी। ऊपर मेहमान खाना था, जहां जोसेफ और इमरान मौजूद थे। रुक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से इमरान की आवाज आई। मैं रुक हूं प्रिंस, बॉस का जरूरी पैगाम है, रुक ने जवाब दिया। और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया, मगर दरवाजा खुलते ही रुक उछलकर एक तरफ हट गया और मेजर जॉनसन और रॉजर हाथों में रिवॉल्वर संभाले इमरान को धकेलते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो गए। खबरदार, अपने हाथ उठा लो,
मेजर ने इमरान और जोसेफ से कहा। जोसेफ पलंग पर बैठा हुआ था। मेजर रॉनसन और रॉजर के अंदर दाखिल होते ही 5 मुसल्ला सिपाही भी कमरे में पहुंच गए और उन्होंने अपनी स्टेन गन्नें तान ली। बस इतना सा काम था, ये तो तुम दरवाजे के बाहर भी कह सकते थे। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर उसने हाथ उठा लिए। जाहिर है जोसेफ ने भी उसकी पैरवी की। दीवार के साथ मुंह करके खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मेजर रॉनसन ने सख्त लहजे में कहा। इमरान बड़े इत्मीनान से दीवार की तरफ मुड़ गया। जोसेफ भी पलंग से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी दीवार की तरफ मुंह कर लिया। दूसरे लम्हे मेजर ने एक सिपाही को इशारा किया और इस सिपाही ने बड़ी फुर्ती से इन दोनों की तलाशी ली। मगर इस वक्त जाहिर है इन दोनों के पास क्या हो सकता था। तलाशी मुकम्मल होते ही 2 सिपाही स्टेन करने लेकर इमरान के पहलू में पहुंच गए और फिर मेजर रॉनसन ने उसके हाथ पुश्त पर करके उसे हथकड़ी पहना दी। यही काम जोसेफ के साथ भी किया गया। फिर मेजर और रॉजर इन दोनों को धकेलते हुए कमरे से बाहर लाए। दरवाजे पर वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। अच्छा पैगाम दिया है तुम्हारे बॉस ने, इमरान ने रुक के करीब से गुजरते हुए मुस्कुरा कर कहा। और रुक इमरान की जुर्रत, दलेरी और बेखौफी पर हैरान रह गया। रॉजर, तुम फौरन कार दरवाजे पर ले आओ, मेजर रॉनसन ने रॉजर से मुखातिब होकर कहा। और रॉजर सर हिलाते हुए भागता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरा जी तो चाह रहा है कि तुम्हारी यही बोटियां उड़ा दूं, मगर बॉस ने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कहा है, इसलिए मैं मजबूर हूं, मेजर ने दांत पीसते हुए कहा। खूबसूरत आदमी हो, क्यों दांत पीस पीस कर अपनी शक्ल बिगाड़ रहे हो, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। और मेजर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो कर्नल डेविड की वजह से मजबूर था। कार आ गई है, उसी लम्हे रॉजर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। आगे बढ़ो, मेजर ने इमरान को धकेलते हुए कहा और वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान और जोसेफ कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। उनके सामने एक मुसल्ला सिपाही बैठ गया, जबकि मेजर हाथ में रिवॉल्वर लिए साथ वाली सीट पर बैठ गया। अलबत्ता उसने अपना रुख पीछे की तरफ ही किया हुआ था। इमरान ने कार की पुश से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे वो दोस्तों के साथ किसी तफरीही सफर पर जा रहा हो। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई तेजी से शहर के मज़ाफ़ात में बने हुए एक छोटे से हवाई अड्डे पर पहुंच गई। यहाँ एक काफी बड़ा हेलीकॉप्टर मौजूद था। थोड़ी देर में इमरान और जोसेफ को इस हेलीकॉप्टर पर मुंतकिल कर दिया गया। मेजर रॉनसन और रॉजर उनके हमराही हेलीकॉप्टर में सवार हो गए, जबकि बाकी सिपाही वापस चले गए। मेजर के कहने पर पायलट ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट किया और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया को पुलिस कार में सफर करते हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर गए। एक पुलिस कार उनसे आगे जा रही थी, जबकि 2 पुलिस कारें उनके पीछे थीं। उनकी कार में ड्राइवर के अलावा 4 मुसल्ला सिपाही मौजूद थे। इन चारों के पास रिवॉल्वर थे। हालांकि उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं, मगर सफर के दौरान सिपाही इतना चौकन्ना रहे थे, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी रिवॉल्वर नीचे नहीं किए थे। तेल अवीव कितनी दूर है? मेरी तो बैठे बैठे टांगे अकड़ गई हैं, अचानक सफदर ने करीब बैठे सिपाही से मुखातिब होकर कहा। बस 1 घंटे का सफर बाकी रह गया है, सिपाही ने जवाब देते हुए कहा। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हेडक्वार्टर जाने से पहले किसी कैफे में बैठकर नाश्ता कर लें, मुंह हाथ धोकर ताजा दम हो जाएं, सफदर ने कहा। खामोश बैठे रहो, बकवास करने की जरूरत नहीं, सिपाही ने इस बार डांट कर कहा। उसी लम्हे ड्राइवर ने गाड़ी एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दी। पुलिस की तमाम कारें पेट्रोल पंप पर रुक गईं और फिर एक सिपाही के कहने पर
पंप बॉय ने गाड़ियों में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। अच्छा पानी तो पिला दो, सफ्तर ने बड़े आजाना लहजे में कहा और सिपाही सर हिलाते हुए नीचे उतर गया। ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतर गया था, जबकि बाकी 3 सिपाही कार में ही बैठे रहे थे। इनमें से एक अगली सीट पर बैठा था और 2 सफ्तर, जूलिया और कैप्टन शकील की पुश्त पर थे। मेरा ख्याल है हमें चूहों की तरह हेडक्वार्टर नहीं पहुंचना चाहिए, सफ्तर ने कोड वर्ड्स में करीब बैठे कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हम तो तुम्हारी वजह से खामोश हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ठीक है, यहां से निकलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाना चाहिए, सफ्तर ने कहा। तुम कौन सी जुबान में बातें कर रहे हो? खामोश रहो, पीछे बैठे हुए एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। उसी लम्हे सिपाही जग और ग्लास लेकर आ गया। उसने ग्लास में पानी डालकर खुद ही ग्लास सफ्तर के मुंह से लगा दिया और फिर इसी तरह उसने जूलिया और कैप्टन शकील को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया। पेट्रोल पंप से तकरीबन 2 मील आगे बढ़ने के बाद अचानक गाड़ी को झटके लगने लग गए। क्या हुआ? करीब बैठे सिपाही ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। शायद प्लगों में कचरा फंस गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने जवाब दिया और फिर गाड़ी उसने सड़क के किनारे रोक दी। पीछे से आने वाली गाड़ियां भी रुक गईं और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी भी मुड़कर उनकी तरफ वापस आने लगी। क्या हुआ? पिछली गाड़ियों से सिपाहियों ने बाहर निकलकर आते हुए पूछा। कुछ नहीं, प्लगों में कचरा आ गया है, साफ करना पड़ेगा, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर बोनट उठा लिया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनके पीछे बैठे हुए सिपाही भी टांगे सीधी करने के लिए नीचे उतर गए और फिर कार में वो अकेले रह गए। मगर जाहिर है बाहर मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद था। कैप्टन शकील ने सफ्तर की तरफ देखा और सफ्तर ने सर हिला दिया। सफ्तर ने फुर्ती से अपने दोनों बंधे हुए हाथ सर के ऊपर से घुमाते हुए सामने कर लिए। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी ऐसा ही किया और फिर सफ्तर ने जिस्म को आगे की तरफ झुकाया और डैशबोर्ड में पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। सिपाही उसे बाहर निकलते हुए डैशबोर्ड में रख गया था। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। सफ्तर ने दोनों हाथों से रिवॉल्वर संभाला और फिर उसकी नाल कैप्टन शकील की हथकड़ी के जोड़ पर टिकाकर उसने ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी चुटकी आवाज निकली और कैप्टन शकील की हथकड़ी टूटती चली गई। गोली ने जोड़ के परखच्चे उड़ा दिए थे। गोली हथकड़ी को तोड़कर सीट के फोम में घुस गई थी। कैप्टन शकील ने फुर्ती से हाथ हथकड़ी से आजाद कर लिया और सफ्तर के हाथों से रिवॉल्वर ले लिया। दूसरे ही लम्हे एक और चुटकी आवाज उभरी और सफ्तर के हाथ भी आजाद हो गए। क्या हुआ है? एक सिपाही ने खिड़की के करीब आते हुए पूछा। उसने शायद आवाज सुन ली थी। कुछ नहीं भाई, हेडक्वार्टर का इंतजार कर रहे हैं, सफ्तर ने मस्कीन से लहजे में जवाब दिया और सिपाही हंसता हुआ पीछे हट गया। कैप्टन शकील ने जूलिया के हाथ भी इसी अंदाज से आजाद कराए और फिर उसने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। कम से कम 20 सिपाही बाहर होंगे और रिवॉल्वर में शायद 4-5 गोलियां होंगी, कैप्टन शकील ने कहा। फिक्र ना करो, चलती गाड़ी में आसानी रहेगी, 5 आदमी ठिकाने लगाने पड़ेंगे, सफ्तर ने सरगोशी करते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। उन्होंने अपने बाजू दोबारा पहले वाले अंदाज में ही कर लिए थे। चंद लम्हों बाद बोनट गिरा दिया गया और सिपाही वापस कार में सवार हो गए। इस बार ड्राइवर ने कार स्टार्ट की तो कार एक झटके से चल पड़ी। अरे मेरा रिवॉल्वर, चंद लम्हों बाद सामने बैठे हुए सिपाही ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता, कैप्टन शकील, सफ्तर और जूलिया बैक वक्त बिजली की सी तेजी से मुड़े और दूसरे ही लम्हे पीछे बैठे हुए सिपाहियों के रिवॉल्वर उनके हाथों में थे। सिपाही एक लम्हे के लिए बुत बने बैठे रह गए।
क्योंकि ये उनके तसव्वुर में भी ना था कि वो बैठे बैठे हथकड़ियों से अपने हाथ आजाद करा लेंगे। और इसी हैरत के लम्हे से उन्होंने फायदा उठाया। सफ्दर ने रिवॉल्वर का रुख इन तीनों की तरफ किया, जबकि जूलिया ने रिवॉल्वर का रुख सामने वाले सिपाही की तरफ कर दिया और कैप्टन शकील का रिवॉल्वर ड्राइवर की तरफ उठ गया। आराम से गाड़ी चलाते रहो वरना ढेर कर दूंगा, कैप्टन शकील ने तेज लहजे में कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील ने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और सफ्दर के हाथ में पकड़ा दिया। दूसरे लम्हे रिवॉल्वर से चिट चिट की आवाजें उभरी और पीछे बैठे हुए तीनों सिपाही वहीं ढेर हो गए। गोलियां ठीक उनके दिलों पर पड़ी थीं, इसलिए वो चीख भी न सके। और फिर सफ्दर ने तेजी से मुड़कर ड्राइवर के करीब बैठे सिपाही का भी वही हशर किया और उसका सर डैशबोर्ड से टिक गया। ड्राइवर के हाथ लरसने लगे और फिर उसका हाथ तेजी से सायरन बटन की तरफ बढ़ने लगा, मगर कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से उसे जोर से धक्का दिया और वो साथ बैठे हुए सिपाही पर पहलू के बल जा गिरा। कैप्टन शकील ने उछलकर स्टीयरिंग पकड़ लिया, जबकि सफ्दर ने गर्दन से पकड़कर ड्राइवर को पीछे घसीट दिया। एक्सीलेटर से पैर हटते ही गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा, मगर कैप्टन शकील बिजली की सी तेजी से उछला और फिर वो सीट पर से फिसलता हुआ ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया और उसने गाड़ी को संभाल लिया। सफ्दर ने इसी असना में ड्राइवर का खात्मा कर दिया था। आराम से गाड़ी आगे बढ़ाए चलो, तेल अबीब पहुंचकर कुछ करेंगे, सफ्दर ने कैप्टन शकील से मुखातिब होते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। लेकिन शहर में जाकर हम फंस जाएंगे, जूलिया ने कहा। ऐसी बात नहीं, हम अचानक कार किसी सड़क पर मोड़ देंगे और फिर जब तक ये लोग संभलेंगे हम कार से उतरकर निकल जाएंगे, सफ्दर ने जवाब दिया और जूलिया ने सर हिला दिया। फिर तकरीबन 50-60 मिनट बाद तिल अबीब शहर की आबादी शुरू हो गई थी। अभी चूंकि सूरज तुलू नहीं हुआ था, इसलिए सड़कें ज्यादातर सुनसान ही पड़ी थीं। मेरा ख्याल है कि अब निकल चलें, कैप्टन शकील ने कहा और उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से एक ज़ेली सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। पीछे आने वाली तेज रफ्तार कारें रुकते रुकते भी आगे बढ़ गईं। कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से कार सड़क पर मोड़ दी और फिर उसने तेजी से उसे एक तंग सी गली में मोड़कर एक झटके से ब्रेक लगा दी। चलो जल्दी करो, कैप्टन शकील ने दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। और सफ्दर और जूलिया तो पहले ही तैयार बैठे थे, वो भी उछलकर कार से बाहर आ गए। फिर वो आगे पीछे दौड़ते हुए गली में से होकर बड़ी शाहराह पर आ गए। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि बिल्कुल सामने ही उन्हें होटल गर्व का बोर्ड नजर आ गया। आओ, कैप्टन शकील ने कहा और वो तीनों भागते हुए सड़क क्रॉस करके होटल गर्व के दरवाजे में दाखिल हो गए। हॉल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। काउंटर पर एक नौजवान काउंटर का सामान ठीक कर रहा था। हमें मिस्टर दाऊद से मिलना है, उन्हें फौरन प्रिंस ऑफ डैम का हवाला दो, सफ्दर ने तेज लहजे में काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। ओह अच्छा, काउंटरमैन ने चौंकते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। मेरे पीछे आ जाओ, उसने तेज लहजे में कहा और फिर तेजी से एक राहदारी की तरफ बढ़ गया। राहदारी के आखिरी सिरे पर एक दरवाजा था। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी और फिर इसे खोलकर अंदर बढ़ गया। वो तीनों भी उसके पीछे थे। कमरे में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। क्या बात है? उसने चौंककर काउंटरमैन और इन तीनों की तरह देखते हुए पूछा। चेहरे पर दुरुस्ती के आसार उभर आए थे। प्रिंस ऑफ डैम ने हमें आपके पास भेजा है। GP5 हमारे पीछे लगी हुई है, सफ्दर ने तेज लहजे में कहा। ओह, प्रिंस ऑफ डैम, वो खुद कहाँ हैं? दाऊद प्रिंस ऑफ डैम के अल्फाज सुनते ही उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जबरदस्त इश्तियाक के आसार उभर आए थे। वो बाद में पहुंचेंगे, सफ्दर ने जवाब दिया। तुम जाओ, जाकर काउंटर संभालो,
और देखो, इंतहाई मोहतात रहना, दाऊद ने काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा, और काउंटरमैन सर हिलाते हुए तेजी से वापस चला गया। आप लोग तशरीफ रखें, बहुत थके हुए मालूम होते हैं, दाऊद ने बड़ी अपनायत भरे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। GP5 हमारे ताकुब में है, सफ्तर ने कदरे परेशान लहजे में कहा। ओ, क्या उन्होंने आपको होटल में आते देखा है? दाऊद ने चौंक कर पूछा। उसकी आंखों में उलझनें तैरने लगी थीं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो नहीं देखा, बहरहाल इतना हमें मालूम है कि वो बड़े पैमाने पर हमें तलाश करेंगे, सफ्तर ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि दाऊद कुछ कहता, पलंग के करीब पड़ी मेज पर मौजूद इंटरकॉम से नाटू काउंटरमैन की आवाज उभरी। बॉस, GP5 और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद सड़क पर नजर आ रही है, वो तलाशी ले रहे हैं। ओह, ठीक है, तुम मुहतात रहो, दाऊद ने तेज लहजे में कहा। आइए मेरे साथ, मैं आपको महफूज जगह भेजने का इंतजाम करता हूँ, दाऊद ने सफ्तर वगैरह से मुखातिब होकर कहा और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। वो तीनों भी उसके पीछे बाहर आ गए। राहदारी में तेज तेज कदम उठाता हुआ दाऊद दूसरे कोने में बने हुए एक दरवाजे पर आया और फिर उसने दरवाजे को धकेल कर खोल दिया और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वो तीनों दाऊद के पीछे कमरे में दाखिल हो गए, मगर ये कमरे की बजाय एक और राहदारी थी। राहदारी क्रॉस करके वो होटल की पिछली सिमत एक कमरे में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ मैले कपड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें दो आदमी बड़े बड़े बोरों में भर रहे थे। सागोल, दाऊद ने अंदर पहुंचते ही एक आदमी से जो वहां काम कर रहा था मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, एक कवि है कल नौजवान ने हाथ रोकते हुए मुदवाना अंदाज में जवाब दिया। देखो, इन मेहमानों को 0 पॉइंट पर मुंतकिल करना है। GP5 और पुलिस शायद थोड़ी देर बाद होटल की तलाशी ले, दाऊद ने कहा। ओके बॉस, अभी लॉन्ड्री का ट्रक आने वाला है, मैं इन्हीं मैले कपड़ों के साथ बोरों में बंद कर देता हूँ, सागोल ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, दाऊद ने सर हिलाते हुए कहा। आइए जनाब, सागोल ने सफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऐसा ना हो कि वो बोरों की तलाशी लें और हम चूहों की तरह पकड़ लिए जाएं, सफ्तर ने परेशान होते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, दाऊद ने कहा और फिर सफ्तर आगे बढ़ा। सागोल ने बड़ी फुर्ती से एक बड़े बोरे में मैले कपड़े डाले और फिर सफ्तर बोरे में दाखिल हो गया। सागोल ने बहुत से मैले कपड़े उठाकर सफ्तर के ऊपर डाल दिए और फिर बोरे का मुंह बांध दिया। कहीं हमारा दम ना घुट जाए, कैप्टन शकील ने पहली बार कहा। नहीं, ट्रक में लाद कर सागोल बोरों का मुंह खोल देगा और इस वक्त तक के लिए बोरों में काफी हवा मौजूद है, दाऊद ने तसल्ली देते हुए कहा। और फिर कैप्टन शकील दूसरे बोरे में और तीसरे बोरे में जूलिया को बांध दिया गया। इंतहाई होशियारी से काम होना चाहिए, दाऊद ने कहा और सागोल ने सर हिला दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, दाऊद ने कहा और फिर वो तेजी से कमरे से निकलकर वापस राहदारी में दौड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर खासी तेज रफ्तारी से फिजा में उड़ा चला जा रहा था। पायलट की सीट के साथ मेजर रॉनसन बैठा था, जबकि उसके पीछे इमरान और जोसेफ को बिठाया गया था और इन दोनों के पीछे रॉजर मौजूद था। मेजर रॉनसन ने अपना रुख पीछे की तरफ किया हुआ था। इसके हाथ में रिवॉल्वर था, जबकि रॉजर इन दोनों के पीछे रिवॉल्वर लिए हुए बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर जंगी किस्म का था क्योंकि इसकी साइडों का बेशतर हिस्सा खुला हुआ था। तिल अबीब अभी कितनी दूर है? इमरान ने सामने बैठे हुए मेजर से मुखातिब होकर कहा। खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा, मेजर ने गुस्से से उबले हुए लहजे में जवाब दिया। भाई इतना गुस्सा आखिर किस बात पर दिखा रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तुम खामोश रहो, मैं कहता हूं खामोश रहो, मेजर ने दांत पीसते हुए कहा।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عمران کو یہیں ڈیر کر دے۔ جوزف تیار ہو جاؤ، میں سامنے بیٹھے ہوئے میجر کو اٹھا کر باہر پھینکوں گا اور تم پیچھے بیٹھ کر راجر کو۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں قریب بیٹھے جوزف سے اردو میں مخاطب ہو کر کہا، شاڑا، یہ تم کون سی زبان میں بات کر رہے ہو؟ پیچھے بیٹھے راجر نے اچانک ریوالور کی نال عمران کی پشت میں گھسیٹتے ہوئے کہا، تم خود شاڑا۔ اچانک جوزف غصے سے داڑتا ہوا پلٹا۔ وہ سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے رخ پیچھے کی طرف کر لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، میجر آنسن نے داڑتے ہوئے کہا، اور وہ اضطراری طور پر سیٹ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر عمران نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس نے اچھل کر پوری قوت سے میجر کی پسلیوں میں ٹکر مار دی۔ میجر چونکہ پہلے ہی سیٹ پر کھڑا ہوا تھا، اس لیے اچانک لگنے والی شدید دھکے سے سنبھل نہ سکا اور اچھل کر کھلی کھڑکی سے باہر فضا میں جا گرا۔ اسی لمحے جوزف نے پیچھے بیٹھے ہوئے راجر پر چھلانگ لگا دی۔ راجر نے بڑی پھرتی سے گولی چلانے کی کوشش کی، مگر جوزف توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اس سے جا ٹکرایا اور راجر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ہیلی کاپٹر بری طرح ڈول گیا۔ عمران میجر کو نیچے اچھال کر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف مڑا، جو منہ اٹھائے ابھی تک سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور موڑ کر آگے کیے اور بندھے ہوئے ہاتھوں سمیت پائلٹ کی گردن پر رکھ دیے۔ خبردار، خاموشی سے ہیلی کاپٹر چلاؤ ورنہ یہیں گردن توڑ دوں گا، عمران نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ادھر جوزف راجر کو نیچے پھینک کر پھرتی سے اٹھا اور پھر اس نے بھی دونوں ہاتھ سر کے اوپر سے گھماتے ہوئے سامنے کیے۔ جوزف، ریوالور اٹھا کر لاؤ، عمران نے مڑ کر جوزف سے کہا اور جوزف ایک طرف پڑا ہوا ریوالور اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا۔ دیکھو، اگر تم شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرو تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ورنہ یاد رکھو میں نے 25 سال پائلٹ کا کام کیا ہے، عمران نے پائلٹ کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، پائلٹ نے بھینچی بھینچی آواز میں جواب دیا۔ اوکے، ہیلی کاپٹر کو اور اوپر لے جاؤ، عمران نے کہا اور پھر اس نے دونوں بازو اوپر اٹھا لیے۔ جوزف، ہتھ کڑی کے جوڑ پر ریوالور کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے ہاتھ ایک طرف کر دیے۔ جوزف نے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھام کر اس کی نال ہتھ کڑی کے جوڑ پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہتھ کڑی ٹوٹتی چلی گئی۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کر لیے اور پھر عمران نے جوزف کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا۔ دوسرے لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور جوزف کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے۔ سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آ جاؤ، عمران نے ریوالور کی نال پائلٹ کی کان پٹی سے لگاتے ہوئے کہا اور پائلٹ کھڑا ہو گیا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ راڈ کو پکڑ لیا اور پھر جیسے ہی پائلٹ پیچھے ہٹا، عمران نے پھرتی سے ریوالور جوزف کی طرف بڑھا دیا اور خود پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے مڑ کر پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام راجر ہے، پائلٹ نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور جوزف راجر کے پیچھے ریوالور سنبھالے بڑے چوکنے انداز میں کھڑا تھا۔ یہ لبیب کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ تم نے کہاں اترنا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ صرف 50 کلومیٹر دور ہے اور ہم نے تل ابیب کے فوجی ہوائی اڈے پر اترنا تھا، پائلٹ نے جواب دیا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہیلی کاپٹر نیچے آتا گیا۔ ابھی تل ابیب 20 کلومیٹر دور ہے، پائلٹ نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں تل ابیب کے فضائی رڈار پر ظاہر نہیں ہونا چاہتا، عمران نے کہا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کو نیچے لاتا گیا۔ اس کے بائیں طرف ہائی وے تھی
जबकि दाईं तरफ दूर तक खेत फैले हुए थे। अभी सूरज पूरी तरह तलू ना हुआ था और हर तरफ मलगिजी सा अंधेरा छाया हुआ था। इमरान ने हेलीकॉप्टर एक खेत के दरमियान में उतार दिया। नीचे उतरो, इमरान ने हेलीकॉप्टर को बंद करते हुए कहा और फिर खुद छलांग लगाकर नीचे उतर आया। पायलट भी नीचे उतर आया। उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और पायलट की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और पायलट कटे हुए शहतीर की तरह वहीं ढेर हो गया। इमरान ने जोसेफ के हाथ से रिवॉल्वर संभाला और फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों तेजी से भागते हुए हाईवे की तरफ दौड़े और फिर अभी वो हाईवे पर पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें दूर से एक मुसाफिर बस अपने करीब आती हुई दिखाई दी। इमरान ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और बस उनके करीब आकर रुक गई। इमरान और जोसेफ फुर्ती से बस में सवार हो गए और बस तेजी से आगे बढ़ गई। अरे ये क्या हुआ? ये कार इधर क्यों मुड़ गई? पुलिस कार में बैठे सार्जेंट ने चौंक कर बैक मिरर में देखते हुए कहा। उसी लम्हे सफ्तर वगैरह की कार के पीछे आने वाली दोनों पुलिस कारें भी तेजी से उनके करीब आकर रुक गईं। मोड़ो, जल्दी मोड़ो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सार्जेंट ने चीख कर ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने तेजी से कार मोड़ी। पीछे आने वाली कारें भी तेजी से उनके पीछे मुड़ी और फिर वो इस सड़क पर आ गए जहां सफ्तर वगैरह की कार मुड़ी थी। रोको, बस गाड़ी रोक दो, कार गली में मौजूद है, और ड्राइवर ने घबराकर फुल ब्रेक लगा दिए। पीछे आने वाली गाड़ियों का टायर भी चीखते हुए उनके करीब रुक गए। सार्जेंट कार रुकते ही उछलकर नीचे आया और फिर रिवॉल्वर संभालते तेजी से इस गली में दौड़ता चला गया जहां पुलिस कार मौजूद थी। कारों में मौजूद दूसरे सिपाही भी उतरकर उसके पीछे दौड़ते चले गए और दूसरे लम्हे उनकी आंखें हैरत से फट गईं क्योंकि मुजरिम गायब थे और कार में सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थीं। ये कैसे हो गया? मुजरिमों को तो हथकड़ियां लगी हुई थीं। सार्जेंट ने डराए हुए लहजे में कहा, साहब, मुजरिम इंतहाई खतरनाक हैं। न जाने किस तरह उन्होंने ये चक्कर चला दिया है जो बज़ाहिर नामुमकिन है, मगर अब क्या किया जाए? एक और सिपाही ने कहा, हमें फौरन शहर की नाकाबंदी करनी चाहिए, मुजरिम दूर नहीं जा सकते, सार्जेंट ने जैसे होश में आते हुए कहा और फिर वो वापस अपनी कार की तरफ दौड़ा। उसने वायरलेस ऑन किया। हेलो हेलो, सार्जेंट बोथम स्पीकिंग। यस, ऑपरेशन सिटी इंचार्ज स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। तीन खतरनाक मुजरिम हमारी हिरासत से फरार हो गए हैं। उनमें एक औरत और 2 मर्द हैं। हम इस वक्त 23वीं शाहराह पर मौजूद हैं। मुजरिम अभी अभी फरार हुए हैं। शहर की मुकम्मल नाकाबंदी कर लें, सार्जेंट बोथम ने चीखते हुए कहा। ओह, क्या ये वही मुजरिम हैं जो GP5 के हेडक्वार्टर ले जाए जा रहे थे? दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में पूछा गया। हाँ, वही मुजरिम हैं, इंतहाई खतरनाक। उन्होंने हमारे सिपाही हलाक कर दिए हैं, सार्जेंट बोथम ने चीख कर जवाब दिया। ओह, मैं भी ऑर्डर करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया।